Yes, a very good evening to all of you and a warm welcome to the final year of graduation, the third year of graduation, semester 5, right? So today we are going to start with one of the hot favorite subject of semester 5, that is corporate accounting. आज अपने corporate accounting के subject के साथ start करेंगे. इसमें जो पहला chapter है that we are going to start today is issue of shares. So we are going to start with issue of shares, ladies and gentlemen. दिल थाम के बैठो, ये chapter बहुत ही fantastic chapter है and इस chapter से 10 mark का question straight forward test होता है एग्जाम में. टॉपिक्स कौन से टेस्ट होंगे इस चैप्टर में से? forfeiture, reissue and pro rata allotment. ये तीन टॉपिक्स का मिलाकर एक सॉलिड क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट होगा फॉर 10 मार्क्स एंड इसी के लिए अपने इस चैप्टर में प्रिपरेशन करेंगे. ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स. ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं है. ये चैप्टर ऑलरेडी अपने क्लास 12 में कर चुके हैं. कितने जन को ये चैप्टर इजी लगा था क्लास 12 में? ई फॉर इजी, एम फॉर मीडियम, टी फॉर टफ. ठीक है, युवराज को इजी लगा था. यस, बाकी सब जन, कितने जन को ये चैप्टर इजी लगा था? संचिता को मीडियम, हर्ष को मीडियम. यानी बेसिकली ये चैप्टर, यस, साक्षी को मीडियम, खुशबू शाह को मीडियम. यानी बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. इंशा सिद्दीकी, आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. इट इज एब्सोल्युटली ओके. It is absolutely okay. You're not from commerce background, but now you are in the commerce background. Okay. So be proud that you are in the commerce background. We all are proud to be in the commerce background. Okay. So ये chapter बिल्कुल भी tough नहीं है. Public opinion से ये पता चला है कि सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर इजी या मीडियम लगा था, टफ नहीं लगा था. ज्यादातर लोगों को ये चैप्टर मीडियम लगा था, यानी इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, एवरेज है ये चैप्टर. ठीक है, तो इस चैप्टर को मीडियम से इजी बनाने का काम हमारा है. पूरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने ये चैप्टर को समझेंगे एंड इसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, राइट. शेयर capital. Share capital. What do you mean by the word capital? What do you mean by the word capital? Capital means any amount of money which is invested in the business. Business में owners जो अपना पूंजी लगाते हैं उसको capital बोलते हैं. Share capital का मतलब क्या होता है? उस capital में शेयर यानी हिस्सा. तो शेयर कैपिटल मींस कैपिटल में हिस्सा. शेयर इन द कैपिटल, शेयर कैपिटल. अब देखो, अगर बिजनेस लार्ज स्केल में करना है तो बिजनेस को अपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते. किस फॉर्म में कर सकते हैं? कंपनी के फॉर्म में कर सकते हैं. अगर बिजनेस को लार्ज स्केल में करना है तो बिजनेस किस फॉर्म में होना चाहिए? कंपनी के फॉर्म में होना चाहिए. यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को कैपिटल ह्यूज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. कंपनी को कैपिटल ह्यूज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. इतना ह्यूज की कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी इन करोर्स. बिकॉज बिजनेस अगर लार्ज स्केल में करना है, बड़े स्केल में करना है, तो इन्वेस्टमेंट करोड़ में लगेगा. अभी करोड़ों रुपया किसी एक या दो जन से लेना पॉसिबल नहीं है, या किसी भी एक बैंक से या दो बैंक से या तीन बैंक से लोन लेना भी पॉसिबल नहीं है. डिफिकल्ट है थोड़ा. डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उतना ही सिक्योरिटी हमें देना होता है, उतना ही एसेट्स हमें गिरवी रखना होता है. तो अगर बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए तो ये लाखों करोड़ों रुपया अपने
किसी एक या दो जन से नहीं ले सकते या किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो इसलिए हुआ ये कि सपोज एक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए। कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए। अब ये 100 करोड़ रुपया कंपनी किसी एक पर्सन से तो नहीं ले सकता है, राइट। तो इसलिए क्या किया गया, ये 100 करोड़ को टुकड़ों में बांटा गया। एज इन की आप खुद सोचो, अगर ये 100 करोड़ रुपया कंपनी 10 करोड़ लोगों से 10-10 रुपया करके लेता है, तो ये 100 करोड़ का कैपिटल आराम से मिल जाएगा कंपनी को। यस और नो, यस और नो, फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो। यस, मिल जाएगा। तो ये 100 करोड़ का रुपया आराम से मिल जाएगा अगर कंपनी अपने कैपिटल के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 करोड़ लोगों से 10-10 रुपया जितना ही लेता है, तो कंपनी को 100 करोड़ मिल जाएगा। कंपनी के पास 100 करोड़ का कैपिटल आ जाएगा। अब जो लोग कंपनी में 10 रुपया दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिल रहा है, कंपनी के कैपिटल में ओनरशिप, कंपनी के कैपिटल में एक पार्ट ओनरशिप, कंपनी के कैपिटल में एक पार्ट ओनरशिप, कंपनी के कैपिटल में एक शेयर मिल रहा है, राइट। तो 10 रुपया कंपनी में लगाएंगे तो कंपनी का एक शेयर, कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा मेरे नाम। मेरे नाम का मतलब क्या, इस बात का क्या सबूत है, इस बात का क्या सर्टिफिकेशन है कि आपने कंपनी में 10 रुपया लगाया है। बिकॉज जब इन्वेस्टर कंपनी में 10 रुपया लगाएगा इन द कैपिटल, he gets a share, and to certify this, share certificate is given, and to certify this, share certificate is given। जैसे अगर अपने बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए रुपया जमा देते हैं, रुपया जमा देते हैं, तो बैंक हमें क्या देता है, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। सिमिलरली जब कंपनी की कैपिटल में हम एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं 10 रुपया, तो वो 10 रुपया के अगेंस्ट में हमें कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। And the value which is mentioned on the face of share certificate for each share is called the face value। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर में जो शेयर का अमाउंट लिखा हुआ रहता है, that is called the face value। So face value is the value of one share which is mentioned on the face of the share certificate, which is mentioned on the face of the share certificate। It is also called the par value। फेस वैल्यू को अपने पार वैल्यू भी बोलते हैं। पहले क्या होता था, ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इशू किया जाता था, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में इशू किया जाता था। फिजिकल फॉर्म मतलब क्या, इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर शेयर सर्टिफिकेट अपने इशू करते थे, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में इशू किया करते थे। अभी क्या हो रहा है, ये शेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म में इशू हो रहा है। वी कॉल इट द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तभी तो शेयर अकाउंट जो अपने खोलते किसी भी बैंक में, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, बिकॉज आपके खाते में जो शेयर्स जमा हो रहे हैं वो शेयर्स डीमैट फॉर्म में जमा हो रहे हैं। समझ में आया, राइट? यस। तो कंपनी क्या, तो अपने क्या समझे अभी तक, अपने ये समझे कि अगर बिजनेस बड़ा स्केल में करना है तो उसको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के फॉर्म में नहीं कर सकते, कंपनी के फॉर्म में करना है। कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने के लिए कैपिटल लाखों में नहीं करोड़ों में चाहिए, और एक करोड़ों का कैपिटल कंपनी किसी एक या दो जन से ले नहीं सकता या बैंक से लोन नहीं ले सकता, बिकॉज बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी को उतना का ही सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, अपने करोड़ों कैपिटल, अपने करोड़ों के कैपिटल को टुकड़ों में बांटता है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में बांटता है, एंड यानी कि बेसिकली उसको शेयर्स में बांटता है, राइट?
स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में बांटता है एंड शेयर्स में बांटता है। इसका मतलब शेयर्स में बांटता है, फिर ये शेयर्स कंपनी क्या करता है, पब्लिक में इशू करता है। पब्लिक में इशू करता है, फिर पब्लिक से इन्वेस्टर लोग कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं। वे कंपनी का कैपिटल में, यस, कंपनी का कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो कंपनी का कैपिटल सपोज अगर 100 करोड़ रुपया है, तो ये 100 करोड़ के कैपिटल को 10 करोड़ शेयर्स में बांटकर 10 करोड़ शेयर्स अपने पब्लिक में इश्यू करते। एक एक शेयर का वैल्यू ₹10 है। तो जो भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, उनको कंपनी क्या इशू करेगा, शेयर्स इशू करेगा। इस बात का क्या एविडेंस है, इस बात का एविडेंस है शेयर सर्टिफिकेट। इस बात का क्या एविडेंस है, इस बात का एविडेंस है शेयर सर्टिफिकेट। And the value of each share which is mentioned on the share certificate is called the face value or the par value. तो कंपनी अपने कैपिटल को टुकड़ों में बांटकर, वो शेयर्स में बांटकर, शेयर्स में बांटकर, राइट, पब्लिक में इशू करता है। अब जब कंपनी पब्लिक में इशू करता है, ये इशू दो टाइप का हो सकता है। एक हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा हो गया फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ। जब कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स पब्लिक में इश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड एन आईपीओ। सब्सिक्वेंटली जब कंपनी को और कैपिटल का जरूरत होता है, और ज्यादा कैपिटल का जरूरत होता है, तो कंपनी और शेयर्स पब्लिक में इश्यू करता है, तो दैट इज कॉल्ड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट। कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर कैपिटल, शेयर्स, जो कंपनी का जो शेयर्स है, दैट इज जनरली ऑफ टू काइंड्स। वन इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, द अदर वन इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को बाद में प्रेफरेंस दिया जाता है, बाद में प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। पब्लिक से जो बंदे लोग कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं, बिकॉज दे आर होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, दे आर होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी। इंशा, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, you can also talk in the chat box or you can unmute and talk. जहां नहीं समझ में आएगा आप बार बार मेरे को टोकोगे कि सर नहीं समझ में आया है, ठीक है। खुशबू, यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में यस, ओके। चलो, तो दो टाइप का शेयर्स होता है, एक हो गया इक्विटी शेयर्स, दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, ये वाले शेयर होल्डर को बाद में प्रेफरेंस दिया जाता है। शेयर होल्डर का मतलब क्या, वन हु इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। पब्लिक से जो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, कंपनी का शेयर्स उसे अलॉट किया जाता है, दिया जाता है, तो ही बिकम्स द शेयर होल्डर। सो ही बिकम्स द शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है। कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है, जब कंपनी को खुद का प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, राइट। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने सबसे पहले डिविडेंड देते हैं, उसके बाद जाकर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। इक्विटी का मतलब क्या, वन हु इज हैविंग इक्वल राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या, वन हु इज हैविंग प्रेफर्ड राइट्स, प्रेफर्ड राइट्स, प्रिविलेज राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या, वन हु इज हैविंग इक्वल राइट्स, राइट। तो कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है
वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डिविडेंड। दूसरा बात, जब कंपनी वाइंड अप करता है, डिसॉल्व करता है, कंपनी क्लोज होता है, तो क्लोजर के टाइम में भी, वाइंडिंग अप के टाइम में भी, डिसोल्यूशन लिक्विडेशन के टाइम में भी, कंपनी बंद होते टाइम भी जो पैसा कंपनी में बचता है, उन पैसों से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल का अमाउंट चुकाया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल का अमाउंट चुकाया जाता है। यानी लिक्विडेशन के टाइम, कंपनी बंद होते वक्त भी प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। उनका कैपिटल का रुपया कंपनी सबसे पहले चुकाता है एंड देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली इन दोनों का पैसा चुकाने से पहले कंपनी अपने क्रेडिटर्स, लेंडर्स का पैसा चुकाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा तो जाकर वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। शेयर होल्डर्स के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा एंड देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब कंपनी अपना कैपिटल को, कंपनी अपना कैपिटल को टुकड़ों में बांटता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर, and each part is called share, and the total capital is called share capital. फिर कंपनी क्या करता है? ये शेयर्स को पब्लिक में इशू करता है, पब्लिक में इशू करके पब्लिक से पैसा मंगवाता है। जिस प्राइस में कंपनी खुद का शेयर्स इशू करता है, यानी जितना अमाउंट कंपनी पब्लिक से मंगवाता है, दैट इज कॉल्ड द इशू प्राइस। एक शेयर के लिए जितना प्राइस कंपनी पब्लिक से मंगवाता है, दैट इज कॉल्ड द इशू प्राइस, राइट। इशू प्राइस और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? प्राइस एट विच द shares of a company are issued in the public is called the issue price, and face value is the value of each share which is mentioned on the face of the share certificate. जो जिस प्राइस में कंपनी शेयर्स इशू कर रहे हैं, वो इशू प्राइस कैन बी एट पार विद द फेस वैल्यू, कैन बी इक्वल टू द फेस वैल्यू, यानी जितना कंपनी का फेस, जितना कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू है, जितना कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू है, उस प्राइस में इशू कर सकता है at par with the face value of each share. We call it as issue of shares at par. We call it as issue of shares at par. Then दूसरा, कंपनी क्या कर सकता है? जितना शेयर का फेस वैल्यू है, उससे ज्यादा अमाउंट में भी पब्लिक में अपना शेयर्स इशू कर सकता है। We call it as issue of shares at premium. So the shares can also be issued at premium, which is at an amount above the face value. So if the shares of a company are issued at a price which is more than the face value, it is called issue of shares at a premium. And if it is issued at an amount equal to the face value, it is called issue of shares at par. जितना शेयर का पार वैल्यू या फेस वैल्यू है, उससे कम प्राइस में कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है द शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। जितना कंपनी का पार वैल्यू है, उससे कमती प्राइस में शेयर्स इशू नहीं कर सकता है कंपनी। ठीक है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। तो the price at which the shares are issued by the company to the public, it is called the issue price, and the value which is mentioned on the face of the share certificate is called the face value. Shares can be issued to the public at par when it is at an amount equal to the face value, or the shares can be issued at a premium which is at an amount above the face value.
शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। जिस प्राइस में कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, यानी जितना अमाउंट वो हर एक इन्वेस्टर से मंगवाता है अपने शेयर के लिए, शेयर कैपिटल के लिए, वो अमाउंट वो इशू प्राइस कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकता है। वो इशू प्राइस कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकता है। पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? शेयर एप्लीकेशन। मेरा कहने का क्या मतलब है? कंपनी जब अपना शेयर्स पब्लिक में इशू करेगा, इट इज इशूड एट एन इशू प्राइस, यानी जो प्राइस कंपनी पब्लिक से मंगवा रहे अपने एक एक शेयर के लिए, वो पैसों वो प्राइस को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकता है, इन पार्ट्स में मंगवा सकता है, राइट। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मतलब क्या? अगर किसी भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, जब कंपनी खुद का शेयर्स इशू करता है पब्लिक में, तो किसी भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त जो प्राइस शेयर होल्डर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, अभी तो शेयर होल्डर उसको बोल नहीं सकते, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ही बोलेंगे, या बेटर अपने क्या बोलेंगे, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट, तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो प्राइस पे करता है टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से लेता है फॉर द शेयर्स, इट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन मनी। It is the price which is paid by the prospective investor to apply for the shares of a company. Share application money. Share application money. Shares apply करने के बाद एप्लीकेशन के टाइम ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया था उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल जाता है। जैसे कॉलेजेस में भी होता है ना, जितना सीट्स कॉलेजेस में है उससे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एडमिशन के लिए आ जाते हैं। सिमिलरली शेयर्स के केस में भी ये पॉसिबल है कि कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया है उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ जाए। अगर ऐसा हुआ, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा हुआ, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देन सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया उससे कमती नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुआ है। इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक ने कमती शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? when the number of shares application received is more than the number of shares issued, it is a case of oversubscription। पब्लिक से ज्यादा लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, अप्लाई किया है, केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? जब पब्लिक से कम लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है? जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे अभी, एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देगा, एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को रिफंड कर देगा अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, कंपनी क्या कर सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का रिस्क है ना, बिकॉज जितना शेयर्स इशू किया था उतना शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन नहीं आया है, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ फ्यू पीपल who undertake to who undertake to subscribe for the shares of the company in case of under subscription, and rightly said by Yuvraj, they are called underwriters, they are called underwriters।
सो अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन या रिस्क से बचने के लिए कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद फ्यू पीपल हु अंडरटेक टू सब्सक्राइब, they promise to subscribe for the shares which has not been subscribed or undersubscribed by the public, and these people are called underwriters, and these people are called underwriters. तो एप्लीकेशन के टाइम में दो सिचुएशन पैदा हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन का, राइट? ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद कंपनी क्या करता है? सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करता है। अलॉट मतलब क्या? उन्हें शेयर्स इशू करता है, देता है। ये देने वाले प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, कंपनी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को शेयर्स देता है। जैसे अपने जब कॉलेज के लिए अप्लाई किए थे, वी वर एप्लीकेंट्स, आफ्टर we had went to the application process and we were successful to get a seat, the college then allot us a seat in the college, right? That is called allotment. जब हमें कॉलेज में एक सीट मिलता है, seats are allotted to us. Similarly, जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उन्हें शेयर्स दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। जब शेयर्स अलॉट होता है उसके बाद कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अपने शेयर होल्डर से मंगवाते हैं, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के बाद जो तीसरा इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट शेयर एप्लीकेशन था, दूसरा इंस्टॉलमेंट शेयर अलॉटमेंट था, एंड तीसरा इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द कॉल मनी। कॉल मनी मतलब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करता है, मंगवाता है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। एंड कॉल में भी इट देयर कैन बी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से कॉल को भी अपने पार्ट्स में मंगवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकते हैं। तो पहला कॉल को फर्स्ट कॉल बोलते हैं, दूसरा कॉल को सेकंड कॉल बोलते हैं, लास्ट एंड फाइनल कॉल को अपने फाइनल कॉल बोलते हैं। तो इस तरीके से कंपनी अपने इशू, जिस प्राइस में कंपनी शेयर्स को इशू कर रहा है, वो अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाता है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी, द सेकंड इंस्टॉलमेंट बीइंग कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट मनी, and the third and final installment being called share call money. Clear? Right? तो ये बेसिक आइडिया समझ में आया शेयर कैपिटल को लेकर। शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने टाइप का शेयर्स होता है, कितना टाइप का इशू होता है, व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज इशू प्राइस, shares can be issued at par and premium, shares cannot be issued at a discount, and जो जिस प्राइस में कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है वो अमाउंट को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकता है। पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द अलॉटमेंट मनी, तीसरा इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द कॉल मनी। इस तरीके से क्लियर? अब अपने क्या करेंगे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद we are going to discuss the entries for the issue of shares. जब कंपनी खुद का शेयर्स पब्लिक में इशू करता है एंड पब्लिक से पैसा मंगवाता है, उस वक्त कंपनी क्या क्या एंट्रीज पास कर सकता है, दैट एंट्रीज वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट अवे। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट, सबसे पहले तो कंपनी को अपने शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन मनी मिलता है। कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक में इशू कर रहे हैं, तो पब्लिक से लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी को पब्लिक से मिलता है शेयर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी, तो आप, थैंक यू सो मच युवराज। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव के टाइम, जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है, तो रिसीविंग के टाइम कंपनी क्या एंट्री पास करेगा, बोलो, हु कैन टेल मी? बैंक अकाउंट डेबिट,
बिकॉज कंपनी के बैंक में एप्लीकेशन मनी घुसा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? बिकॉज बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड ये एप्लीकेशन का रुपया बैंक में रिसीव हो रहा है. बैंक, कंपनी का जो बैंक है वो रिसीव कर रहा है एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो बैंक इज द रिसीवर. शेयर एप्लीकेशन represents the share applicants. So share application is also a personal account. Share applicants are giving the application money. They are the giver. तो इसलिए share application को अपने क्रेडिट किए हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, यानी कि जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया था उससे ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो कंपनी क्या करेगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस कर देगा इन्वेस्टर को. तो कंपनी रिफंड्स बैक द शेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी to the applicants. Company refunds back the excess application money to the applicants, and at that time the entry which the company will pass will be the opposite of the first entry, that is share application. आपको लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज इस सारे एंट्रीज का नोट्स आपको ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएगा. Share application account debit to bank account. Share application account debit to bank account. This is the entry for the refund of excess application money to the unsuccessful applicants. बाकी जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है उनको कंपनी क्या करेगा? शेयर्स अलॉट करेगा. जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा यानी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को कंपनी खुद का शेयर्स दे रहा है, अलॉट कर रहा है शेयर सर्टिफिकेट के साथ. तो उस वक्त कंपनी क्या करेगा? सक्सेसफुल एप्लीकेंट से जो एप्लीकेशन का रुपया मिला था, सक्सेसफुल एप्लीकेंट से जो एप्लीकेशन का रुपया मिला था उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर रहा है अपने सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, यानी कंपनी खुद का शेयर्स एप्लीकेंट्स को दे रहा है, तो देते टाइम कंपनी क्या करेगा? उन सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स से जो एप्लीकेशन का रुपया मिला था वो एप्लीकेशन का रुपया को कंपनी क्या करेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. बिकॉज अभी तो शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशन का रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. उसके लिए क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अच्छा, ये जूम सेशन का लास्ट मिनट बचा हुआ है, तो ये मिनट खत्म होने के बाद सेशन विल एक्सपायर. यू हैव टू री-लॉग इन यूजिंग द सेम लिंक. जो नए बच्चे लोग हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, सेम लिंक, जो लिंक आपने यूज किया था अभी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, सेम लिंक को यूज करके आप लोग री-लॉग इन करोगे जब ये सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा तब. So share application account debit to share capital. अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, shares can be issued at par, share can be issued at premium. यानी 10 रुपया अगर कंपनी के यस, सो जब कंपनी अपना शेयर्स प्रीमियम में इशू करता है अगर, ठीक है, यानी कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू से ₹10 है एंड कंपनी अपने एक शेयर को पब्लिक में 12 रुपीज में इशू करता है. फेस वैल्यू एक शेयर का ₹10 है,
फेस वैल्यू एक शेयर का ₹10 है एंड कंपनी पब्लिक में अपना शेयर 12 रुपीज में इशू करता है, यानी ₹2 प्रीमियम में इशू करता है। तो ये प्रीमियम का पैसा कंपनी एप्लीकेशन के टाइम में भी मंगवा सकता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवा सकता है। 3 इंस्टॉलमेंट होता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। तो ये प्रीमियम का पैसा कंपनी एप्लीकेशन मनी के टाइम में भी मंगवा सकता है। यानी एप्लीकेशन के टाइम में अगर कंपनी प्रीमियम का पैसा एप्लीकेंट से मंगवाता है, देन जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा, शेयर्स अलॉट करेगा यानी जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, उस वक्त एप्लीकेशन के पैसों के एप्लीकेशन के साथ जो प्रीमियम का पैसा आया था उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। यानी कि अगर कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक में प्रीमियम में इशू करता है, यानी ₹10 का शेयर ₹12 में इशू करता है, तो जो ₹2 प्रीमियम का अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवा सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी मंगवा सकता है। यस श्योर, एप्लीकेशन के साथ भी मंगवा सकता है। तो अगर कंपनी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का पैसा एप्लीकेंट से मंगवाता है, देन शेयर्स अलॉट करते वक्त, यानी कि जब कंपनी एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर करते वक्त एप्लीकेशन मनी में जो प्रीमियम का पैसा है, जो प्रीमियम का अमाउंट है, एसपीआर का अमाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। यानी जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा, यानी जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो उस वक्त एप्लीकेशन के साथ जो प्रीमियम का पैसा मिला था उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो उस टाइम ऐसे सिचुएशन में शेयर अलॉटमेंट का क्या एंट्री पास होगा? इट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share capital account to securities premium account. This is the entry for allotment. Minded, this is the entry for allotment. हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहता है। मिसकंसेप्शन क्या चीज को लेकर रहता है? मिसकंसेप्शन ये चीज को लेकर रहता है कि अलॉटमेंट का एंट्री मतलब क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. That is not the entry for allotment. That is the entry for allotment money due. But what is the entry for share allotment? It is when the shares are allotted by the company to the public, and at that time application का amount is transferred to the share capital account. तो जब अपने application का amount share capital account में transfer करते हैं, it is the entry for share allotment. Share application to share capital is the entry for allotment. यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार वाई फॉर यस एंड फॉर नो चैट बॉक्स में बोलेंगे ताकि मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकूं कि हाँ यहां तक सभी को समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है चीज। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशन का तामझाम होने के बाद शेयर्स अलॉट करेगा, अनअलॉटमेंट के टाइम ये वाला एंट्री पास करेगा। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा तो अलॉटमेंट के टाइम ये वाला एंट्री पास करेगा। ये एंट्री पास करने के इमीडिएटली तुरंत बाद, यानी शेयर्स अलॉट होने के इमीडिएटली तुरंत बाद, शेयर अलॉटमेंट होने के इमीडिएटली तुरंत बाद, ये एंट्री पास होने के तुरंत बाद कंपनी क्या करेगा? अलॉटमेंट मनी मंगवाएगा अपने शेयर होल्डर से। अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू to be received from the shareholder, due to be received from the shareholder. तो अलॉटमेंट मनी मंगवाना है,
अलॉटमेंट मनी के लिए कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? अलॉटमेंट मनी सबसे पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू कैसे करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है, कंपनी को ये पैसा मिलने का है, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मिलने का ये पैसा रिसीवेबल है, कंपनी को ये पैसा मिलने का रिसीवेबल है, तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पैसा किसके लिए मिल रहा है? टुवर्ड्स शेयर कैपिटल के लिए मिल रहा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। देन अगर कंपनी प्रीमियम में खुद का शेयर्स इशू करता है एंड प्रीमियम का अमाउंट कंपनी अलॉटमेंट के वाले इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवाता है, एंड प्रीमियम का अमाउंट कंपनी अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवाता है, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवाता है, एप्लीकेशन के टाइम नहीं मंगवा रहा है। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, देन प्रीमियम का पैसा भी ड्यू हो जाएगा। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, यानी अलॉटमेंट मनी जब रिसीवेबल होगा फ्रॉम द शेयर होल्डर टू द कंपनी, तो उसी टाइम प्रीमियम का पैसा भी ड्यू हो जाएगा। यस, देन अपने क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम के लिए पैसा है एंड कैपिटल के लिए पैसा है। अलॉटमेंट के अंदर ही कैपिटल का पैसा है, प्रीमियम का पैसा है, तो ये दोनों पैसा अलॉटमेंट में ड्यू हो रहा है, प्रीमियम के लिए एंड कैपिटल के लिए। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट with the amount which is due on allotment for share capital and SPR, and then ये allotment का पैसा अपने किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, जितना कैपिटल के लिए पैसा मंगवाए, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जितना प्रीमियम के लिए पैसा आया। क्लियर? सो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या पास होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर shares were issued at a premium and premium का पैसा allotment के टाइम मंगवा रहा है, तो allotment money due के टाइम premium का पैसा भी due होगा, इसलिए allotment account debit with the amount of capital and premium, and इसको अपने respectively फिर capital account and premium account में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अब ड्यू हो गया अलॉटमेंट का पैसा, तो अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा भी, तो मिलने के लिए अपने क्या करेंगे? कहां पर मिलेगा? बैंक में मिलेगा। बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द allottees or the shareholders. So bank is the receiver of the allotment money from the allottees or the shareholders. So bank account debit to share allotment account, to share allotment account, to share allotment account. Okay. Next, अगर allotment, अगर अलॉटमेंट का पैसा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था। तो जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, तो उनका पैसा, उनसे पैसा मिलना बाकी है, दे आर इन अरियर्स, तो उनसे पैसा मिलना बाकी है, दे आर इन अरियर्स, आउटस्टैंडिंग चल रहा उनका पैसा। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था, कुछ शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, तो उनसे पैसा मिलना बाकी है, उनका पैसा ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स में है, वी कॉल इट एज कॉल्स इन अरियर। ये पैसा अभी कंपनी को उनसे मिलना बाकी है,
मिलना बाकी है, मिलेगा ना कंपनी को, उनसे मिलना बाकी है, तो इसलिए अपने डेबिट करेंगे किसको, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट उन सारे शेयर होल्डर्स के लिए होगा जिन लोगों ने अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट कौन से शेयर होल्डर्स के लिए होगा, जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कौन से शेयर होल्डर के लिए होगा, जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। अलॉटमेंट के एंट्री के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी मंगवाता है, अलॉटमेंट के पैसा के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी मंगवाता है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। तो नेक्स्ट कौन सा पैसा ड्यू होगा, कॉल का पैसा ड्यू होगा। तो कॉल का पैसा जब ड्यू होगा, कॉल का पैसा इज रिसीवेबल टू द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। कॉल का पैसा इज रिसीवेबल to the company from the shareholders to share call account debit to share capital. कॉल का जो पैसा वो कैपिटल का ही तो पार्ट है ना, कॉल का जो पैसा वो कैपिटल का ही पार्ट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट कर रहे हैं। कॉल का पैसा मिलेगा कंपनी को, कंपनी के लिए रिसीवेबल है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। किसके लिए, टुवर्ड्स कैपिटल, इसलिए कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट कर रहे हैं। फिर जब ये कॉल का पैसा मिल जाएगा तब क्या एंट्री पास करेगा कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल मनी के टाइम में भी ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन आया, कैन एसपीआर बी ऑन कॉल मनी, आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्या एसपीआर का पैसा अपने कॉल मनी के टाइम मंगवा सकते हैं, आंसर इज यस। बट जनरली इसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम में ही मंगवाया जाता है, ज्यादा देर नहीं किया जाता है। बट लीगली एसपीआर का पैसा कैन बी कॉल्ड अपॉन with any installment, be it application, allotment or call. Next, तो ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जो कि कॉल मनी ड्यू होने पर कॉल मनी का पैसा कंपनी को नहीं दिए, तो इनसे कॉल का पैसा मिलना बाकी है, कॉल का पैसा इनसे मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, कॉल्स अरियर में है। तो अपने क्या करेंगे, जो पैसा शेयर होल्डर से कॉल मनी के टाइम नहीं मिला है उसको अपने कॉल्स इन अरियर में डेबिट करेंगे। ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट उन सारे शेयर होल्डर्स के लिए होगा जिनसे कॉल का पैसा मिल गया है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट उन सारे शेयर होल्डर्स के लिए होगा जिनसे कॉल का पैसा नहीं मिला। एंड शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राइट, ओके। जब कॉल्स अरियर में होता है ना, जब कॉल्स अरियर में होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, तो कंपनी क्या करता है, अपने उन शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजता है कि कॉल का पैसा दे दो और इस डेट तक दे दो, कॉल का पैसा दे दो, ये डेट तक दे देना कॉल का पैसा। तो नोटिस मिलता है शेयर होल्डर को कॉल का पैसा देने के लिए। तो उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर ये नोटिस का रिस्पेक्ट नहीं करता, एज एन कि शेयर होल्डर अगर नोटिस मिलने के बावजूद भी कॉल का पैसा नहीं देता, तो कंपनी क्या करेगा, शेयर्स को कैंसिल कर देगा और जितना अमाउंट शेयर होल्डर से मिला था पहले कभी, उसको खुद के पास रिटेन बैक कर लेगा। जब कॉल या अलॉटमेंट ड्यू होता है एंड शेयर होल्डर से कंपनी को अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं मिलता, तब कंपनी अपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजता है अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा देने के लिए।
नोटिस भेजता है अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा देने के लिए। और अगर शेयर होल्डर ये नोटिस का मान नहीं रखता एंड कॉल का पैसा नहीं देता, तब कंपनी क्या करेगा, गुस्से में आकर उनका शेयर्स कैंसल कर देगा, उनका शेयर्स कैंसल कर देगा। कैंसल करके जो पैसा इन शेयर होल्डर से पहले कभी मिला था वो खुद के पास रिटेन कर लेगा। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड शेयर forfeiture। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड शेयर forfeiture। यानी कंपनी क्या करेगा, शेयर्स को फोरफीट करेगा। प्रोसेस इज कॉल्ड शेयर forfeiture। कंपनी विल forfeit द शेयर्स ऑफ द कंपनी। forfeit मतलब क्या, शेयर को कैंसिल करके जो पैसा शेयर होल्डर से मिला था वो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेगा। अब अपने क्या सीखेंगे आगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ शेयर forfeiture। forfeiture के टाइम कंपनी क्या एंट्री पास करेगा वो अपने अभी समझेंगे। forfeiture मतलब क्या, शेयर्स कैंसिल करना। यानी बेसिकली जो भी अकाउंट कंपनी ने डेबिट या क्रेडिट किया था उन शेयर्स के लिए, अभी अपने खाली फोरफीटेड शेयर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो फोरफीटेड शेयर्स के लिए पहले जो भी अकाउंट कंपनी ने डेबिट या क्रेडिट किया था उन अकाउंट को कंपनी क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसको रिवर्स करने के लिए डेबिट कर देगा, बिकॉज कंपनी शेयर्स कैंसिल कर रहा है। तो कंपनी क्या कर रहा है, जो भी एंट्रीज फोरफीटेड शेयर्स के लिए पहले पास हुआ था उन सारे एंट्रीज को रिवर्स कर रहा है। तो जो भी अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देगा, और जो अकाउंट पहले डेबिट हुआ था उसको अब क्रेडिट कर देगा। देखो अब कौन सा अकाउंट पहले डेबिट हुआ था, फोरफीचर के टाइम में वो डेबिट होगा, एंड कौन सा अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था फोरफीचर के अकाउंट वो डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट पहले डेबिट हुआ था फोरफीचर के टाइम वो क्रेडिट होगा। ये अंडरस्टैंडिंग अपने अभी लेने वाले हैं, ठीक है, राइट। जब जब कंपनी ने कैपिटल के लिए रुपया मंगवाया था तब तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। जब अलॉटमेंट के लिए कंपनी, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अलॉटमेंट मनी ड्यू के वक्त कंपनी ने अलॉटमेंट रुपया मंगवाया था, अलॉटमेंट मनी मंगवाया था, तो उस टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। एंड जब कॉल के लिए रुपया कंपनी ने मंगवाया था तो उस वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। एंड जब एप्लीकेशन का रुपया मिला था, एप्लीकेशन के रुपये मिलने के बाद जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर रहे थे तो उस वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ था। यानी जब जब कंपनी ने कैपिटल के लिए रुपया मंगवाया है, 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाता है, एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, कॉल के टाइम। 3 इंस्टॉलमेंट मंगवाता है, एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, कॉल के टाइम। तो जब जब कंपनी ये पैसा मंगवाया है अपने शेयर होल्डर से, ड्यू किया है इन पैसों को, इन इंस्टॉलमेंट्स को ड्यू किया है, इन इंस्टॉलमेंट्स को, तब ड्यू एंट्री के वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब ये शेयर्स फोरफीट हो रहा है, शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट which has been called up on capital। फोरफीचर के टाइम अपने क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे with the amount which has been called up on capital till date। amount
called up on capital till date. Then next, मैंने क्या बोला ना, शेयर फोरफीचर के टाइम, शेयर कैंसलेशन के टाइम जो अकाउंट पहले डेबिट हुआ था वो फोरफीचर के टाइम क्रेडिट होगा, एंड जो अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था वो फोरफीचर के टाइम डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था वो फोरफीचर के टाइम डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसल हो जा रहा है टू द for the forfeited shares, for the forfeited shares. ओके, नेक्स्ट मेरे को ये बताओ और कौन सा कैपिटल अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे फोरफीचर के टाइम? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इससे पहले क्रेडिट हुआ था। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इससे पहले क्रेडिट हुआ था। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इससे पहले क्रेडिट हुआ था, राइट? तो उसको अभी अपने डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को लेकर एक बात ध्यान से सुनना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तभी डेबिट होगा अगर ये प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला। प्रीमियम का पैसा या तो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या कॉल के टाइम मंगवा सकता है। तो अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला था तो ही वो प्रीमियम का अकाउंट कंपनी क्रेडिट करेगा एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। अदरवाइज अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को शेयर होल्डर से मिल गया था, जब भी प्रीमियम का पैसा मंगवाया गया था, तो उसके लिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो एसपीआर अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन प्रीमियम का पैसा वाज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। अदरवाइज अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो इट इज रियलाइज्ड गेन्स फॉर द कंपनी which the company will keep it with itself. समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट अकाउंट अपने कौन सा डेबिट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अच्छा, ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है या कॉल अकाउंट है, ये सारा अकाउंट तो स्क्वायर ऑफ हो जाता है ना, बिकॉज अलॉटमेंट अकाउंट एक जगह डेबिट होता है, दूसरी जगह क्रेडिट होके वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। कॉल अकाउंट भी एक जगह डेबिट होता है, दूसरी जगह क्रेडिट होके स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट एक जगह डेबिट होता है, दूसरी जगह क्रेडिट होकर वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो इसका इफेक्ट ऑलरेडी बुक्स में नहीं रहता, चला जाता है, इफेक्ट चला जाता है, इफेक्ट चला जाता है। तो फोरफीचर के टाइम में अपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को लेकर नहीं आते, बिकॉज ये अकाउंट इससे पहले ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुका है, ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुका है, बिकॉज एक एंट्री में वो डेबिट होता है, दूसरे एंट्री में वो क्रेडिट होता है। आई बात समझ में? ये सोनो राइट। तो अपने को क्या करना है? शेयर फोरफीचर के टाइम बेसिकली शेयर्स कैंसल होता है, तो शेयर्स को कैंसल करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? अपने बेसिकली एंट्रीज को रिवर्स करेंगे। इससे पहले जो एंट्रीज अपने पास किए हैं फोरफीटेड शेयर्स के लिए, वो एंट्री को रिवर्स करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है जब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू करता है कंपनी,
तो वो सारे इंस्टॉलमेंट्स के ड्यू के टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट होता है ना, तो फोरफीचर के टाइम कंपनी क्या करेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा। एंड एसपीआर अकाउंट डेबिट कब होगा, एसपीआर अकाउंट डेबिट तब होगा जब एसपीआर का पैसा कंपनी को नहीं मिलता है। इससे पहले एसपीआर अकाउंट क्रेडिट हुआ था जब वो ड्यू हुआ था, और अगर वो पैसा नहीं मिला तो फोरफीचर के टाइम वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो शेयर होल्डर है जिनका शेयर्स अपने फोरफीट कर रहे हैं नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी के वजह से, ये जो शेयर होल्डर है जिनका शेयर्स अपने फोरफीट कर रहे हैं नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी के वजह से, तो इनके लिए जो कॉल्स इन अरियर डेबिट होके रखा था पहले, वो अभी अपने क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे क्रेडिट करके। तो नेक्स्ट अपने कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करेंगे। इन शेयर होल्डर से जिनसे कॉल्स अरियर में था, ठीक है, कॉल्स आउटस्टैंडिंग था, कॉल्स इन अरियर डेबिट होके रखा था, अब अपने क्या करेंगे, फोरफीचर के टाइम में कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर देंगे। जितना भी अमाउंट से कॉल्स इन अरियर पहले डेबिट होके रखा था उतना अमाउंट से अभी कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो जाएगा। कैंसिल हो गया कॉल्स इन अरियर, भी हट गया बुक्स में से, बिकॉज कॉल्स इन अरियर जब हुआ था तो डेबिट होकर हुआ था, अभी शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, तो फोरफीचर के टाइम में मतलब, फोरफीचर मतलब क्या, शेयर कैंसिल करना, सारा रिश्ता नाता तोड़ देना, जो पैसा मिला तो उसको रख लेना, और जो पैसा नहीं मिला उनसे नहीं मिलने की उम्मीद रखना, नहीं मिलेगा ही वो तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो कॉल्स इन अरियर अब मिलेगा ही नहीं बिकॉज शेयर कैंसिल कर रहे हैं। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हटाना है, स्क्वायर ऑफ करना है, स्क्वायर ऑफ करने के लिए अपने उसको क्रेडिट करेंगे। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो पैसा मिल गया उसको शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब फोरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, ध्यान से सुनना मेरा बात को। फोरफीचर अकाउंट में सिर्फ उतना ही अमाउंट जाएगा जो कि कंपनी को कैपिटल के लिए मिला है, बिकॉज एसपीआर के लिए जो पैसा मिलता है उसका तो इफेक्ट फोरफीचर के टाइम में नहीं आएगा। प्रीमियम के लिए जो पैसा कंपनी को मिलता है उसका इफेक्ट फोरफीचर के टाइम में नहीं आता, बिकॉज दैट इज रियलाइज्ड गेन फॉर द कंपनी। कंपनी को पैसा मिल गया तो कंपनी उसको रख के रखेगा। प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिलता उसके लिए कंपनी एसपीआर अकाउंट को डेबिट कर देता है एंड कॉल्स इन अकाउंट को क्रेडिट करता है, बिकॉज प्रीमियम का पैसा जब नहीं मिला था तब वो कॉल्स इन में आ चुका होगा, तब वो कॉल्स इन में आ चुका होगा। प्रीमियम का पैसा जब नहीं मिला था तो कॉल्स इन में आ चुका होगा। तो इधर में जो प्रीमियम का पैसा अपने डेबिट कर रहे हैं ये वो प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या क्रेडिट हो रहा है, कॉल्स इन अरियर। बिकॉज जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था तो कॉल्स इन अरियर डेबिट हुआ था, एंड अभी फोरफीचर के टाइम अपने क्या कर रहे हैं, प्रीमियम का पैसा को डेबिट कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ करने के लिए जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो इसके अगेंस्ट में अपने कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या क्रिएट कर रहे हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो फोरफीचर अकाउंट में शेयर फोरफीचर अकाउंट में वही पैसा जाएगा जो कि कंपनी को मिला है, टुवर्ड्स कैपिटल। बिकॉज प्रीमियम के लिए जो पैसा मिलता है उसको कंपनी रियलाइज्ड गेन बोलकर अपने पास रिटेन कर लेता है, फोरफीचर के टाइम उसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
एंड जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला उसके लिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं एंड कॉल्स क्रेडिट होता है कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो प्रीमियम का झमेला तो सलट जाता है। बाकी जो पैसा कंपनी को कैपिटल के लिए मिला था उसको कंपनी रिटेन बैक करता है कौन से अकाउंट में, फोरफीचर अकाउंट में। जो पैसा कंपनी को कैपिटल के लिए मिला था वो कंपनी रिटेन बैक करता है कौन से अकाउंट में, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, फोरफीचर का एंट्री क्लियर। फोरफीचर का एंट्री में खाली यही चार चीज आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount which has been called up on capital till date, SPR account debit if the SPR is not received, 2 calls in arrear with the total amount of calls in arrear debited earlier, now it is being credited. 2 share forfeiture account will be credited with the amount which is received towards capital. तो ये शेयर ले लिया गया है वापस उन शेयर होल्डर से जिन लोगों ने कॉल्स अरियर में रख के रखा था, पैसा नहीं दिया था। कंपनी क्या करेगा, अब इन शेयर्स को दोबारा री इशू करेगा, टू अनदर शेयर होल्डर। दोबारा री इशू, द वर्ड इज री इशू, दोबारा इशू कर रहे हैं टू अनदर शेयर होल्डर। एंड द री इशू कैन बी मेड एट पार, at premium, at a discount. Issue of shares can be made at par. Issue जो पहला टाइम इशू हो रहा है, पहला टाइम जो इशू हो रहा है, that can be made at par or premium, cannot be made at discount. But reissue of shares can be made at a discount, at par, premium or discount. Reissue दोबारा रीइशू करना, forfeited shares को दोबारा इशू करना टू अनदर शेयर होल्डर, forfeited shares को दोबारा इशू करना टू द अनदर शेयर होल्डर्स, that is reissue of shares which can be made at par, premium or discount. जब पार में रीइशू होगा तो एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम में रीइशू हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, यस और नो। एंड अगर डिस्काउंट में इशू हुआ, डिस्काउंट में रीइशू हुआ, देन डिस्काउंट का लॉस कंपनी कहां से मेकअप करेगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट से मेकअप करेगा। अगर शेयर्स डिस्काउंट में री इशू हुआ है, यानी री इशू के टाइम कंपनी कमती पैसा लेता है, तो वो लॉस का मेकअप कंपनी कौन से अकाउंट से करेगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट से करेगा। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट अपने डेबिट कर देंगे। लॉस का भरपाई इस अकाउंट से हो रहा है। शेयर फोरफीचर अकाउंट इससे पहले क्रेडिट होके रखा हुआ है, बिकॉज उसमें वो पैसा है जो कि कंपनी को अपने शेयर होल्डर से मिला था फोरफीटेड शेयर्स के लिए। अब वो पैसा को कंपनी यूटिलाइज कर रहा है शेयर्स को री इशू के टाइम, शेयर्स के री इशू के टाइम जब द शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट। ठीक है, जब शेयर्स री इशू हो जाता है ना, तो फोरफीचर अकाउंट का कोई जरूरत नहीं होता। फोरफीचर अकाउंट को अपने तभी पाल के रखते हैं, तब तक बुक्स में रख के रखते हैं जब तक कि शेयर्स री इशू नहीं हो जाता। जब शेयर्स री इशू हो जाएगा ना, तो फोरफीचर अकाउंट का कोई जरूरत नहीं है। फोरफीचर अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और फोरफीचर अकाउंट का पैसा को अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फोरफीचर को नहीं रखना है तो इसलिए फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया और इसका पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट
क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, इज एन अकाउंट फॉर कैपिटल प्रॉफिट्स, एंड ये पैसा कंपनी ने वो पैसा रिटेन किया है जो कि उसको शेयर होल्डर से मिला था टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, तो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। पुराने वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी खुद के पास रिटेन करके रखा है, तो ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, बैलेंस रीइश्यू के बाद, बैलेंस रीइश्यू के बाद। ठीक है, so these are the basic entries for the issue of shares, forfeiture of shares and reissue, and reissue के बाद forfeiture का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। so these are the basic entries। ये सारे एंट्रीज का नोट्स मैं आपको ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा, you will get the notes, need not worry about that, you can take down the notes in your copy or you can take a print out of the notes and keep it in a file। ठीक है, yes, नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास इतना ही। समझ में आज का क्लास? पहले तो ये बताओ, आज का क्लास समझ में? वाई फॉर यस, एंड फॉर नो, सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। यस, खुशबू यस, हर्ष यस, संचिता यस, इंशा यस, युवराज यस, विशाल यस, साक्षी यस, थैंक यू सो मच। तो आज का क्लास समझ में आ गया सबको? एंट्रीज क्लियर है? एंट्रीज पहले से अपने को पता भी था, आज थोड़ा सा और क्लियर हो गया, ब्रशअप करवा दिए एंट्रीज का। नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे, इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। नेक्स्ट क्लास कब है वो मैं ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा आपको, शेड्यूल विल बी शेयर विथ यू इन द ग्रुप। बट अपना नेक्स्ट क्लास दूसरे सब्जेक्ट के लिए, टैक्सेशन 2 के लिए, it is on Saturday. Our next class is on Saturday, 7:30 p.m. for taxation 2. Taxation 2 का जो class Saturday होगा, that will be complimentary. You can invite your friends to join the class. It is open for all. We are going to understand provisions for filing of return of income. ठीक है, so all are invited. You can invite your friends also by sharing the link. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय, सी यू ऑन सैटरडे 7:30 p.m. थैंक यू, बाय बाय, बाय, गुड नाइट।